14 प्रसूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूँ। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूँ। इस विधेयक के विरुद्ध माननीय सामान्य जनरल सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, ऐसी दुर्घटना जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से लेते हैं। अतएव कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता जो इस विधेयक के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। महोदय, मैं मानता हूँ कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि महिलाएं उन लाभों की हकदार नहीं हैं जिन्हें इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित है वह एक तरफा है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि माँ के लिए प्रसव पूर्व दशाएं तथा प्रसव के पश्चात बच्चों के लालन पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा। महोदय, अतएव मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय हित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। विधेयक के सिद्धांत पूर्णतः इस तथ्य पर आधारित हैं। महोदय, इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इसकी अधिकांश जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी होगी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार इसलिए करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण की चिंता करना बुनियादी तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक देश में जहाँ प्रसूति लाभ दिए जाते हैं वहाँ प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है। महोदय, लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी महिला का कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसलिए काम पर लगाता है कि उसको पुरुष की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होता है। वह पुरुषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतः उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है, खास तौर पर उस समय जबकि उसे पुरुषों को काम पर लगाने पर
मिलने वाले मुनाफे की तुलना में महिलाओं को रखने से अधिक लाभ होता है। अतएव मेरा यह कहना है कि यद्यपि प्रसूति लाभ के मामले में निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है, तथापि मेरे विचार से यदि इन हालात में विधेयक में नियोक्ता को भी कुछ दायित्व सौंपा गया है तो उससे विधेयक पूरी तरह गलत नहीं हो जाता। अतएव इस कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया है, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। यह सिद्धांत उन उद्योगों पर लागू किया गया है जहाँ के हालात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता अथवा वहाँ वे हालात नहीं हैं जो फैक्ट्रियों में हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ऐसे विधेयक प्राय केवल फैक्ट्रियों पर ही लागू किए जाते हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए भी यही बात कही जा सकती है। यह अधिनियम उन दुर्घटनाओं पर लागू होता है जो श्रमिकों के साथ फैक्ट्रियों में काम करते समय घटती है। इसी कारण यह अधिनियम केवल फैक्ट्रियों पर लागू किया गया है, अन्य व्यवसायों पर नहीं। माननीय सामान्य जनरल सदस्य ने उद्योगों पर इसका बोझ डालने के बारे में कहा है कि इससे मजदूरी की दरों में कमी आएगी। मैं यह नहीं सोचता कि इससे मजदूरी की दरों में कोई कमी आएगी। यदि ऐसा होता है भी तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा और माननीय सामान्य जनरल सदस्य को इसी आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो मेरा यह कहना है कि यह बोझ संभवतः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और यदि यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है तो समाज को किसी उत्पादन के लिए अधिक कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ताकि उत्पादक को वस्तु के उत्पादन से लाभ पहुंचेगा। इसके पश्चात यह कहा गया है कि इस विधेयक को बम्बई प्रेसिडेंसी में ही लगाना न्यायपूर्ण नहीं है और इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया जाना चाहिए तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को भी भारत के अन्य प्रांतों के समान समझा जाना चाहिए। महोदय, इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मान लीजिए यह विधेयक संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू किया जाता है तो किसी व्यक्ति को यह बात कहने से कैसे रोका जा सकता है कि यह विधेयक केवल भारत पर क्यों लागू किया जा रहा है, अन्य देशों पर क्यों नहीं।
विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत को अलाभकारी स्थिति में क्यों डाला जा रहा है और हमें इस स्थिति में उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि संपूर्ण विश्व इस सिद्धांत को नहीं अपना लेता, और ऐसा होने पर हम अन्य देशों के समान हो जाएंगे। मेरे विचार में इस तर्क में कोई वजन नहीं है और मैं सोचता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से सुझाए गए लाभ विधान मंडल द्वारा उन गरीब महिलाओं को दिए जाने चाहिए जो इस प्रेसिडेंसी में हमारी फैक्ट्रियों में कठिन परिश्रम करती हैं। 15 कोड़े लगाने की सजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय इस विधेयक के प्रभारी अपने माननीय मित्र श्री बेल तथा माननीय सदस्य विधि परामर्शी को सुनने के पश्चात मैं नहीं समझता कि इस उपाय को अपनाने की आवश्यकता, इसमें कोई और तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता रह गई है और ना ही मेरे विचार में इस बात की आवश्यकता है कि इस विषय में कोई तर्क किया जाए कि क्या कोड़े लगाना एक उचित सजा है। बम्बई नगर में हमने बहुत गंभीर दंगों का सामना किया है और प्रायः मुफस्सल कस्बों में भी हमने ऐसा देखा है। मुझे विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य इससे इनकार नहीं कर सकता कि यह सब भारतीय समाज तथा भारतीय सभ्यता पर एक कलंक है। भारतीय संविदा पुस्तिका में कोड़े लगाने की सजा का प्रावधान होना स्वयं ही उन लोगों के विरुद्ध एक तर्क है जो यह कहते हैं कि हम एक नया काम करने जा रहे हैं। महोदय, मेरी विनम्र राय में अब केवल एक मुद्दा बचा है जिस पर बहस की आवश्यकता है। वह मुद्दा है कि क्या इस विधेयक के प्रावधान जैसा कि उन्हें तैयार किया गया है अवसर को देखते हुए जरूरत से ज़्यादा कठोर है। मेरे विचार में केवल यही एक ऐसा मुद्दा बचा है जिस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। महोदय, विधेयक का अध्ययन करने के पश्चात मैं विधेयक के खंड 2 जो कि मुख्य खंड है उसमें वर्णित उपबंधों से सहमति व्यक्त करने में कुछ कठिनाई महसूस करता हूँ। इस खंड के वर्तमान रूप में कोड़ा अधिनियम की धारा 4 के उपबंध उन सभी दंगों संबंधी अपराधों पर लागू नहीं होंगे जो भारतीय दंड संहिता की धारा 146 तथा 148 के अंतर्गत आते हैं। महोदय, मैं सोचता हूँ कि यह कदम जैसा कि कहा जाता है सांप्रदायिक दंगों से निपटने के विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया था। महोदय, दंगे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उनके पीछे उद्देश्य, इरादे तथा अवसर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बम्बई नगर में औद्योगिक हड़ताल के कारण दंगे हो सकते हैं। किसी संपत्ति पर अधिकार जताने के लिए एकत्र हुए गरीब लोगों के बीच मामूली झगड़े के फलस्वरूप भी दंगे हो सकते हैं। हो सकता है कि अधिकार अवैध हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये समझते हों कि वह संपत्ति
उनकी है। महोदय, इस सदन को यह निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए कि दंगे अवैध रूप से एकत्र हुए भीड़ के कारण होते हैं। अवैध रूप से एकत्र हुई भीड़ उस वक्त दंगों का रूप ले लेती है जब वह भीड़ ताकत का इस्तेमाल करने लगती है। धारा 146 में दंगों की यही परिभाषा दी गई है। ऐसे एकत्र होना संभवतः कोई अपराध ना हो जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए कोड़े लगाने जैसी भयानक सजा दी जाए। फलतः मेरा विचार यह है कि यदि हम कोड़े लगाने की सजा लागू करना चाहते हैं तो हमें खंड 2 को इस प्रकार संशोधित करना होगा कि यह केवल उन दंगों पर लागू हो जो सांप्रदायिक विवाद की वजह से हों, ना कि अन्य प्रकार के दंगों पर। मेरे विचार में इस खंड की शब्दावली इतनी व्यापक है जिसकी परिधि में लगभग प्रत्येक प्रकार के दंगे आ जाते हैं। ऐसे दंगे जो किसी चलती बात के कारण हुए हों और ऐसे दंगे जो बहुत मामूली हों। ऐसे दंगे जो सामान्य मानवीय मामलों के कारण उत्पन्न हों। हम नहीं चाहते हैं कि यह सजा ऐसे मामलों पर भी लागू हो। भारतीय दंड संहिता में बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक साधारण दंगों के अपराधों के लिए साधारण सजाओं का प्रावधान किया गया है। यदि यह विधेयक पास करना अनिवार्य है तो यह अनिवार्यता केवल सांप्रदायिक दंगों से निपटने जैसे विशेष उद्देश्य के लिए हो सकती है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यदि मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री खंड 2 के शब्दों को इस ढंग से परिवर्तित करने के लिए तैयार है कि वह केवल सांप्रदायिक दंगों के संबंधित अपराधों से निपटने के लिए ही लागू हो तो मैं उनका समर्थन करूंगा। इस अवसर पर मुझे केवल यही कहना है।